प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारी ये विज्ञान की दुनिया में, जिसको विज्ञान की रस भरी एक दुनिया कहा जाता है, उस विज्ञान की दुनिया में आप लोगों का तहे अरमानों से सुस्वागतम। हमारे इस विज्ञान की दुनिया में क्लास 9th का हम लोग कुछ अध्याय को पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें से ये जो अंतिम अध्याय है, इसमें ध्वनि के बारे में बातचीत चल रहा था। तो इसमें ध्वनि के बारे में काफी बात किए थे, जिसमें एक ध्वनि के तरंग मिले थे और उसके कुछ प्रकार भी थे, जैसे कि एक अनुप्रस्थ था, एक अनुदैर्घ्य था, ठीक है। तो इसकी कुछ हम लोग अभिलक्षण के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हमारे सामने ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो सामने आया है, ये अभिलक्षण थे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। ओके, तो ये हमारा एक अभिलक्षण है, जिसमें इस चीज के बारे में पढ़ लिया गया था, वेवलेंथ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आप लोग पढ़े भी थे। ये हमारा शेड्यूल जो दिया गया है आप लोग के कम्युनिटी पोस्ट पे, उसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों का डे टू डे, जिस दिन जो सब्जेक्ट रहता है उस दिन ये आप लोगों को मिल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड। ओके, तो इसके बारे में बात हो गया था, ठीक है। तो अब इसके आगे की बात को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये देख लेते ये है क्या, किया किस चीज के बारे में दिया गया था। ये जो हमारा तरंग दैर्घ्य था, ये तरंग दैर्घ्य, ये जो श्रृंग होता है, इस श्रृंग के दोनों बिंदुओं के बीच में की जो दूरी होती है, उस चीज को कहा गया है क्या? तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेव लेंथ। इसको सूचित किया जाता है लैम्डा से, जो कि यहाँ पे सूचित किया भी गया है, लैम्डा। ये क्या है? ग्रीक अक्षर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ग्रीक अक्षर लैम्डा से इसको दर्शाया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी की बात किया गया था। फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये जो तरंग है उत्पन्न हो रहा है, बार बार ये अपने आप को उत्पन्न करता है, बार 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 बार, ठीक। तो ये आवृत्ति कहलाता है इसका, ठीक है। जिसको एक दिया गया था 1/, अच्छा, आवृत्ति को सूचित किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है न्यू से, न्यू। ये भी क्या है? ग्रीक अक्षर है, न्यू, जिसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और ये किसी समय में आवृत्ति को पूरा किया गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ये इसके बारे में बात हो गया था। इसके आगे की बात करने के लिए आप हमारे इस दुनिया में आइए और चलिए हमारे साथ। आ गए आप सब? चलिए आ गए हैं। तो अगला हम लोग के पास जी जो भी अभिलक्षण आते हैं, वो आता है आवर्तकाल, इंग्लिश में टाइम पीरियड, ठीक है, इंग्लिश में टाइम पीरियड। अच्छा, ये क्या है? ये एक अभिलक्षण है। ये जो हम लोग ये वाला ग्राफ है ना, कौन सी वाली ग्राफ? ये वाले, ऐसे करके ऐसे, और ये जो ऐसे ये जो ग्राफ जाता है, इस ग्राफ में काफी इसके अंदर गुण छिपे हुए हैं, जो कि धीरे धीरे पता चल रहा है, धीरे धीरे। सबसे पहले तो इसके बारे में जाने थे कि अच्छा, अगर ऐसे ये कर रहा है, तरंग ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, तो अच्छा, तो ये होता है दो चीज में से एक चीज होगा। कौन चीज? या तो अनुप्रस्थ या तो अनुदैर्घ्य, है ना। ठीक है। अगर ये हमारा कुछ ऐसे इस प्रकार का जो कण होता है, ऐसे ऐसे आपको फिगर ही दिखा देते हैं। इसको हटाइए, हाँ, ये यहाँ पे आइए, यहाँ इधर आइए, इधर आइए,
और थोड़ा इधर, थोड़ा और इधर। हाँ, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमारा था ये 2 प्रकार का जो आप देख रहे हैं, ये एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य तरंग था। समझ में आई? हाँ, इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश में देखिए ट्रांसवर्स है और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देख लिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, क्या देखेंगे? एक डोलन में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल जो होता है, एक डोलन लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब इसका ये है कि मेरे पास ये तरंग है, ठीक है, ये तरंग शुरू हो रहा है यहाँ से, कहाँ से? इधर से, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कुछ ऊंचाई तक गया, ठीक है। जिस ऊंचाई तक गया इसको कहें वहां का श्रृंग, ठीक। उसके बाद एक निम्न घाटी तक जाता है, जिस घाटी तक ये जाएगा उसको कहते हैं क्या? उसको कहें गर्त, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो हुआ ना, एक और एक घाटी, यानी कि श्रृंग और गर्त, ये 2 आपका जो किया गया है, श्रृंग और गर्त को पार करते हुए एक आवृत्ति जो इसका बना, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आवृत्ति हुआ, इसी को आवर्त काल कहा गया है, यानी कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा श्रृंग और फिर एक गर्त बनेगा, तो ये दूसरा हुआ हमारा आवर्त काल। लेकिन परिभाषा में क्या कहा गया है? एक डोलन में लगे समय को, इसका एक डोलन कब पूरा करता है? जब एक श्रृंग और गर्त को पूरा कंप्लीट कर दे, ऊपर भी चल जाए और नीचे भी से आ जाए और वापस अपने इस ऊंचाई तक आ जाए। किस ऊंचाई तक? यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ से अगर शुरू कर रहा है तो इस ऊंचाई तक आ जाए। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे आया यहाँ तक का, इसका एक डोलन ये होता है, यहाँ से यहाँ तक एक डोलन हुआ, समझे? ठीक। उसके बाद कहा गया है कि इसे टी अक्षर से दिखाया जाता है, टी अक्षर से दिखाया जाता है। कहाँ है टी अक्षर? क्यों टी अक्षर? टी अक्षर इसीलिए क्योंकि इसका ये जो है यहाँ पर टाइम पीरियड इंग्लिश में नाम है और इसका पहला लेटर टी है, इसीलिए टी अक्षर से इसको दिखाया जाता है। अच्छा, इसका एसआई मात्रक सेकेंड है, ठीक। आवृत्ति और आवर्त काल के संबंध इस समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। देखिए आपका जो न्यू है, न्यू कहने का मतलब क्या है? न्यू आपको दिखाता है ये आवृत्ति को, तो आवृत्ति का एक सूत्र निकला था, 1/t निकला था, ठीक है। तो यहाँ पर ये t क्या था? एक समय था, और ये समय कैसा वाला था? आवर्त काल वाला समय था, ठीक है। तो इसके नीचे एक इसके लेके चलते हैं, ठीक। हाँ, अब क्या करना है? इसको तिरछा तिरछा गुना कीजिए, ठीक। तो इधर भी इंटू इधर क्या टी, इधर क्या 1, ठीक। टी को इधर रहने दीजिए और इस भी को नीचे ले आइए। भी क्या है यहाँ पे? न्यू इसको कहते हैं, भी नहीं कहते हैं, ये आवर्त काल है, टी आवर्त काल है और ये न्यू क्या है? आवृत्ति है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका आवर्त काल का एक सूत्र बन के
वहां से तैयार होता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल है कि एक आवृत्ति जब पूरा कर लेता है समय में, ठीक है, इस बात को समझा गया, बुझा गया, इसको मिटा दिए, मिटा दिए। तो यहां तक अभी जो जो सूत्र निकल के आया है उस सबको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अगली जो आपका अभिलक्षण आता है वो अभिलक्षण है ये व्यायाम। व्यायाम जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या कहें? आयाम। व्यायाम बोल दिए थे क्या? क्या कहते हैं? आयाम। आयाम ये क्या बोलता है? किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग या आयाम कहते हैं। दोनों और अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। देखिएगा, यहां पर आ गए, यहां आ गए, ठीक है, थोड़ा ठीक से नहीं बना, इसको मिटा दिया। ये है, ये है, ठीक है। यहां पर मेरा शुरू हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये शुरू हुआ, ठीक। अब यहां पर ये बताइए कि इसमें ये जो ऊपर वाला है, इस ऊपर वाला को क्या कहते हैं? इस ऊपर वाला को तो कहते हैं श्रृंग, ठीक है। इस नीचे वाला को क्या कहते हैं? इस नीचे वाला को तो कहते हैं गर्त, जो निम्न घाटी तक जो जाता है, ठीक। तो यहां से लेकर यहां तक की जो आपका दूरी होता है, कहां से कहां तक का, ये जो आपका अक्ष है ना, इस अक्ष से जो ई वाला जो दूरी होता है, ये वाली जो दूरी है, ये ऊपर का हो, श्रृंग का हो, या फिर ये गर्त का हो, इसी चीज को कहा गया है आयाम। आयाम क्या कहा गया है? आयाम। ठीक से नहीं लिखा है, समझे? ये भी आयाम ही है जो नीचे इसको बन जुड़ा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यहीं पर बने, आपका यहाँ पर भी ये जो है ये भी आयाम है, इसको आयाम कहा जा रहा है, आयाम, ठीक है। ठीक, समझ गए इस बात को, और यही बात यहाँ पर भी आपको समझाया गया है। यहाँ पर देखिए आराम से, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका श्रृंग जहां गया है, श्रृंग से लेकर आपका इस अक्ष तक का ये दूरी ही आपका आयाम कहलाता है, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये अब आया तो इसका कुछ अक्षर से दिखाया भी जाता होगा, बिल्कुल। कौन सी अक्षर से? आयाम प्रायः अंग्रेजी अक्षर ए से निरूपित किया जाता है। किससे किया जाता है? ए से। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, इसका पहला अक्षर क्या है? शुरुआत है, तो ए से शुरुआत है, यहाँ पर ए है, इसीलिए इसको सूचित किया जाएगा ए से, क्योंकि ए फॉर एम्पलीट्यूड, हिंदी में आयाम। उसके बाद फिर आपका ये हो गया, आवृत्ति को न्यू से, आवर्तकाल को टी से, लेमडा क्या है सूचित किया हुआ, तो लेमडा उसी को सूचित किया जाता है, तरंग वेव को, तरंग धैर्य को, तरंग धैर्य। चलिए, ठीक, इतनी बात समझ में आ गया, मिटा दिए, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक चीज दिया हुआ है, क्या है? अधिकतम आयाम वाली ध्वनि प्रबल अर्थात तेज तथा कम आयाम वाली ध्वनि मृदुल अर्थात धीमी सुनाई देती है। देखिए, अगर मेरे पास से इस तरीके का दिया हुआ है, देखें किस तरीके का दिया हुआ है ये, हाँ,
अधिक आयाम, जिसमें अधिक आयाम बनता है। अधिक आयाम किस में बनता है? तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें अधिक आयाम बन रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए, इस रिंग से लेकर यहाँ तक का ये जो बन रहा है, इसमें अधिक आयाम बन रहा है ना? ये देखिए, ये सब आयाम है, ठीक है। तो जिसमें अधिक आयाम होता है उसमें आपका जो ध्वनि जो होता है, ध्वनि ध्वनि वो क्या होता है? यहाँ पर ध्वनि प्रबल होता है, ठीक। आज जिसमें कम होता है, कम आयाम होता है, उसमें जो आपका जो ध्वनि सुनाई देगा वो मृदल सुनाई देगा, मृदल मृदुल, यानी कि सॉफ्ट साउंड, बहुत कम, यानी कि धीमी सुनाई देता है, धीमी सुनाई देता है। इस बात को समझे? हाँ, समझ गया। आगे क्या है? आगे है आपका तार तत्व पिच, पिच है। अच्छा, आप लोग को एक बात पता है, साउंड बॉक्स में, साउंड बॉक्स जब आप लोग यूज करते हैं तो उसमें काफी सारे ऑप्शन दिया हुआ रहता है, बेस का, ट्रबल का, वॉल्यूम का, पिच का, इको का दिया हुआ रहता है। तो आप लोग उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपके अनुसार कान को है ना मधुर आवाज आना चाहिए। हो सकता है किसी को लाउडर आवाज पसंद है, किसी को स्लोअर साउंड पसंद है, तो उसके अनुसार उसको सुनाई अच्छा लगना चाहिए, मधुर आवाज आना चाहिए। तो उसको मेंटेन करते हैं आप लोग, यानी कि उसको कभी तेज करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, तो कभी बहुत ज्यादा कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वही है, तातर्त्व पिच है, जो कि आपको अभी समझ में आएगा क्या है ये, इसके अंदर की बात। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तातर्त्व कहते हैं। जैसे कि पिच, किसी का आपका पिच अगर कोई बोले तो बड़ा आपको अच्छा लगता है उसका पिच, किसी का पिच मोटा होता है तो किसी का पिच पतला होता है, किसी का पिच आपको मधुर लगेगा तो किसी का पिच आपका कठोर लगेगा। खास करके लड़कियां में पतली आवाज होता है पिच, जबकि लड़कों में थोड़ी बोल्ड की आवाज होता है, ठीक है। इसीलिए उन लोग का ज्यादा बोली पसंद आता है आप लोग को, हम लोग का बोली कम पसंद आता है, पता नहीं का है। इसी का यही कारण है, पिच, उसका पिच पतला है, हम लोग का पिच मोटा है, यही कारण है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तात्पर्य अधिक तथा कम आवृत्ति की ध्वनि का तात्पर्य कम होता है। अगर मेरे पास ये अगर ऐसा करके कुछ आ रहा है, पिक्चर ऐसे 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 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आवृत्ति ज्यादा बन रहा है, ठीक है, आवृत्ति ज्यादा बन रहा है। तो जिसमें आवृत्ति ज्यादा होगा, देखेंगे यहाँ पर, जिसमें आवृत्ति की ध्वनि का तात्पर्य अधिक होगा, यानी कि अधिक जिसमें आवृत्ति होगा उसमें तात्पर्य ज्यादा होगा, यानी कि पिच जो होगा वो आपका ज्यादा। आज जिसमें ये कम आवृत्ति बनेगा, उसकी जो ध्वनि होगा वो तात्पर्य कम होगा, तात्पर्य यानी कि पिच उसका कम होगा, सुनने में अच्छा लगेगा। तात्पर्य ध्वनि का वह विशेष अभिलक्षण है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनि में विभेद किया जाता है। इसीलिए आप लोग उसको ज्यादा मेंटेन करते हैं, कभी इको को तो कभी पिच को मेंटेन करते हैं तो कभी ट्रबल को। ये बात समझ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगला अभिलक्षण आपके पास आता है, अभिलक्षण क्या है? अगला अभिलक्षण ध्वनि की गुणता या लप, जिसको ट्रिम्बर कहते हैं, ट्रिम्बर, ट्रिम्बर।
इसमें क्या कहा गया है? ध्वनि का एक अभिलक्षण जो समान तर्क तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है। ध्वनि की गुणता या टिम्बर कहलाती है। देखिए, ये क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है कि आप लोग क्या करते हैं, जब आपको कोई ध्वनि सुनाई देता है, ठीक है? अब वहाँ पे एक ध्वनि नहीं सुनाई दे रहा होगा, 2 ध्वनि सुनाई दे रहा हो, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग गाना बॉक्स में गाना सुनते हैं, तो गाना उसमें सुनते हैं तो क्या होता है कि आप उसका मेंटेन करते हैं सारा चीज़। क्या सारा चीज़? एक तो उसकी आवाज़, साउंड को, ठीक है? दूसरा चीज़ क्या? दूसरा चीज़ आप उसमें मिलाते हैं ये दूसरा चीज़ क्या मिलाते हैं उसका? पिच मिला दिए, पिच मिलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ई आपको समझिए ई पिच आपका ये बता रहा है, पिच ये आपका जा रहा है, ठीक है? और ई जो आपका जो जा रहा है ये वाला ये आपका जा रहा है क्या? इसका ध्वनि जा रहा है, ठीक? तो इस दोनों का अंतर ये पता करता है टिम्बर, जो कि आप यहाँ पे देखें टिम्बर के बारे में, ठीक है? आप जो बॉक्स में जो मेंटेन करते हैं ना वो इसी 2 ग्राफ यही जो 2 आपका जो है, जो सामने ग्राफ दिख रहा है, इसी को मेंटेन उसके अंदर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से उसका मेंटेन करते हैं। ऐसे, 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 ऐसे जा रहा है। तो इसको जो कि यहाँ पर पहले ऊपर-नीचे हो रहा था, तो अब इसको ऐसे आप लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है? ताकि आपको जो सुनाई दे रहा है गाना, थोड़ा इसको अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो जा रहा था इसमें मेंटेन कर दिए, ये मेंटेन हो गया है आपका। मेंटेन करने का मतलब क्या? इस दोनों में जो अंतर है ये पता करके इसको सही कर दिए। तो ये है टिम्बर, यानी कि गुणता। और क्या कहा गया है? ध्वनि जो सुनने में कर्णप्रिय हो, अर्थात सुनने में सुखद होती है, को अच्छी ध्वनि या अच्छी गुणता वाली ध्वनि कहा जाता है। ठीक, तो यही बात है जो कि आप उसमें सेट करते हैं, कभी इको, कभी टिम्बर, तो कभी कुछ वॉल्यूम, तो कभी बेस। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? आशा करेंगे कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, और इसका अभिलक्षण है, और अभिलक्षण नहीं है इसका। तो आज की क्लास में आप लोग का इतना ही, ठीक है? फिर आप लोग से अगले एक भाग में मिलेंगे लेकर। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने का अनुमति चाहेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसी खुशी रहिए। जय हिंद, जय भारत।